नमस्ते दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें से हमारा जो है पीएलसी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ सब्जेक्ट में कि इंस्टॉलेशन जो हमारा होता है वो कैसे करना होता है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में, प्रिकॉशन क्या क्या रहनी चाहिए, यानी क्या क्या सेफ्टी हमें बरतनी चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे पीएलसी सिस्टम मेंटेनेंस, पीएलसी सिस्टम को मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, मेंटेन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि आईओ मॉड्यूल जो होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। कोई भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रहता है, जैसे कि कनेक्ट करने के लिए टीवी जो होता है, वो सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है बिफोर वायरिंग। सबसे पहले वायरिंग करने से पहले वायरिंग नेक्स्ट हमारा है, लेकिन जब भी हम इंस्टॉल करने जाते हैं सबसे पहले देखना है कि मैकेनिकली वो सिक्योर्ड है या नहीं है। ठीक है, उस बॉक्स को देखना कि भाई बॉक्स ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या करना, सबसे पहले हमें उसके ऊपर जो डीन रेल होता है, डीन रेल, उसको प्लेस करना है कटिंग करके, डीन रेल लगाना है। डीन रेल के ऊपर आपको क्या लगाना है, डीन रेल सबसे पहले माउंट करना है ना। उसके बाद आईओ इनपुट जो है, इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल जो है, उसको उसके ऊपर लगाना है। जैसे उसके ऊपर मान लीजिए डीन रेल है, इसके ऊपर आप रखते हैं, तो रखने के बाद थोड़ा सा टैप करना है। टैप करने से क्या होगा कि वो उसमें फिट बैठ जाएगा, लग गया। ठीक है, लगाने तक तो हो गया आईओ मॉड्यूल इंस्टॉलेशन। अब उसके बाद इसमें हमें करनी है वायरिंग। तो वायरिंग के लिए क्या करना है, तो छोटा छोटा इसमें से क्या रहता है, टीवी जो होता है वो इसमें लगाना पड़ता है आपको। तो दोनों साइड आपको टीवी लगा देना है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है टीवी, ताकि, और टीवी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक वोल्टेज के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, है ना, कौन सी यहाँ पे तार लगेगी उसके लिए टर्मिनल ब्लॉक में कलर कोडिंग होती है। तो कलर कोडिंग वाली स्पेसिफिक जो वहाँ पे रहेगी उसको हमें वहाँ पे लगाना है। चलिए ये हो गया। उसको इस तरीके से लगाना है कि बाहर नहीं निकल जाए, ये चेक कर लेना है पहला दूसरा बार। ठीक है, पर्पज़ है क्या पर्पज़ क्या चीज़ है ना, क्यों हम वहाँ पे वो स्पेसिफिक जो हमारा टीवी है, स्पेसिफिक टीवी वो क्यों लगाएंगे। तो वही है रीज़न कि मान लीजिए कि आपने 24 वोल्ट का मॉड्यूल यहाँ पे है। ठीक है, 24 वोल्ट इसमें डीसी सप्लाई देना है, लेकिन कोई क्या कि एक्सीडेंटली यहाँ पे 22 है ना 220 वोल्ट एसी यहाँ पे डला जाए, तो इसलिए यहाँ पे इसको उस खास टाइप के टीवी को लगाना पड़ता है। ठीक है, ताकि डिस्ट्रॉय ना हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़्यादा पावर अगर हम दे देते हैं तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट है वायरिंग कंसीडरेशन। वायरिंग कंसीडरेशन, सबसे पहले वायरिंग करना है, सबसे पहले क्या करना है, तो जब भी हम वायर को कटिंग करेंगे, तो वायर कटिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो वायर हमारा जाएगा, है ना, तो सेफ्टी के हिसाब से, सिग्नल जो वहाँ पे आसपास रहेंगे उसके हिसाब से वायर की लेंथ कितने रहेंगी। तो वहाँ पे जो भी पहले वायर होल्डर जो बोलते हैं इसको, तो जो भी यहाँ पे लगे रहेंगे उसमें से वायर कितनी देर जाएंगी। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा लूप भी छोड़ना है, ताकि अगर मान लीजिए कि वायर कभी मेंटेनेंस के टाइम जल गया है, थोड़ा मोड़ा इतना सा काट के फिर लगाना है, तो लंबा ना करने के लिए अलग से वायर ना ऐड करना पड़े, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे आपको लगानी पड़ती है। वायर गेज आपको वहाँ पे देखना पड़ता है कि भाई वायर कितने mm का है। ठीक है, तो पावर वायरिंग के लिए हम लोग लगभग 1.5 mm तक से 2.5 mm तक का वायर यूज़ करते हैं। सिग्नल वायरिंग के लिए लगभग 0.5 mm से 0.75 mm तक का वायर हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो वायर रहता है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड कॉपर का वायर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ताकि वो अगर उसको मोड़ें तो टूट ना जाए। ठीक है, सॉलिड को वायर जो होता है वो तुरंत ही ब्रेक हो जाता है अगर विब्रेशन ज़्यादा होता है। वैसे तो हमारा जो इंडस्ट्री है वहाँ पे विब्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कारण से सॉलिड वायर होता है वो सॉलिड कोर वायर, यानी सिंगल, अगर बोलेंगे कि सिंगल वायर अगर रहता है, अगर मान लीजिए कॉपर का भी है, तो वो टूट जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड आने की वही वायर की मोटाई उतनी ही रहेगी, लेकिन उसमें पतले पतले वायर्स ऐड रहेंगे, शामिल रहेंगे, ताकि वो फ्लेक्सिबल बने और विब्रेशन के कारण से टूट ना जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। वायर गेज हम लोग समझ गए कितनी मोटी वायर डालनी है। फिर यहाँ पे सिग्नल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सिग्नल वायर जो होता है उससे आपको दूर रखना है उसको, ताकि सिग्नल में उसको डिस्टर्बेशन ना हो। ओके,
चलिए नेक्स्ट समझते हैं वायर एंड टर्मिनल लेवलिंग। वायर एंड टर्मिनल लेवलिंग ज़रूरी है। टर्मिनल लेवलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कभी भी आप पीएलसी को खोलते हैं, पीएलसी का वायरिंग को खोलते हैं, तो फिर से उसको असेंबल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके लिए हर एक चीज़ के लिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पे इनपुट है ना, ये जो है टीवी, यहाँ पे इनपुट के लिए वायर गया है, तो इस वायर में आपको एक लगाना पड़ेगा टैग, जो कि प्लास्टिक का होता है, आप जानते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है क्या, उसके मतलब एक एक करके रहता है, ABCD करके, इस तरह ABCD करके एक प्लास्टिक का गोल गोल रहता है, तो उसको लगाना पड़ता है उसके हिसाब से। आने की मान लीजिए आपका ये आप मान लीजिए कि इनपुट मॉड्यूल है, और इनपुट में से किसका है, तो सेंसर 1 का है, तो वहाँ आप लगा दीजिए सेंसर का S लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, सेंसर 1 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको टर्मिनल लेवलिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एवरी कनेक्शन मस्ट बी आइडेंटिफाइबल विदाउट ट्रेसिंग, है ना, बिना ट्रेस किए ही उसको डायरेक्ट हम आपको उसको देख सकते हैं कि वो वायर जो है किस चीज़ का है, ठीक है। केबल बाय हैंड। फेरो ऑलवेज यूज बोटल कैस फेरल पिन लग्स जो होते हैं ऑन दी वायर ऑफ हैंड। जब भी तार आप लगाते हैं तो वायर के लास्ट में यहाँ पे आप छीलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फेरल लगाना होता है। फेरल होता है गोल सा होता है, और वो जो है वो स्टैंडर्ड वायर जो होता है, यानी कि वायर जो पतली पतली होती है, उसको छितराने से, बोलते हैं छितरा गया, तो छितराने से बचाता है, उसको एक जगह गोल करके रखता है, ताकि जब भी आप टीवी में उसको लगाते हैं तो आराम से लग जाएगा, ठीक है। नंबरिंग बता दिए आपको, नंबरिंग कर देना है, टैग लगाना है उसमें से बिफोर क्रिम्पिंग, जब भी उसको आप कसते हैं उससे पहले ही उसमें टैग आपको लगा देना है स्टैंडर्ड। दी वायर नंबर शुड मैच द PLC एड्रेस। लगभग वायर नंबर में जो भी हम लोग नंबरिंग करेंगे वो PLC के एड्रेस से मैच होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका इनपुट कौन सा है, तो I0/0 इस तरीके से यहाँ पे आपको लगा देनी है, ठीक है। इसके लिए वायर गया तो उसमें आपको लगा देना है। नेक्स्ट आपका हो गया टर्मिनल लेवलिंग, आपको बता देंगे टर्मिनल लेवलिंग वही होता है, मार्क टर्मिनल ब्लॉक ऑन द PLC विथ स्टिकर इंडिकेटेड मॉड्यूल टाइप इज D1 24 वोल्ट, है ना। तो वहाँ पे आपको 24 वोल्ट का ये वायर गया है, उसके लिए भी आपको टर्मिनल में लेवलिंग कर देना है। और दोनों का जो भी है, ठीक है, आपका मान लीजिए कि सिग्नल वायर होता है तो वो पतला होता है, तो उसके लिए पतला फेरल आता है ना। 24 वोल्ट के लिए आपका मोटा थोड़ा बड़ा फेरल आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कौन सी किस में लग रही है। और यहाँ पे जो आपको बताएं कि टीवी जो हम लोग लगाते हैं टर्मिनल ब्लॉक, वो भी छोटा बड़ा साइज़ का इसलिए लगाते हैं ताकि गलती से दूसरे वाला दूसरे में चला ना जाए, ठीक है। सिग्नल का है तो सिग्नल में ही चला जाए। सिग्नल वाला अगर मान लीजिए पावर वाला वायर में चला गया, पावर वाला टर्मिनल में, तो वो जो भी डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। वायर बंडलिंग एंड राउटिंग। वायर बंडलिंग करना यानी कि वायर को सेपरेट करना है बंडल करके, उसके बाद राउटिंग करना यानी कि जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है PLC में साइड का जगह वायर ले जाने के लिए, तो उसमें से उसको राउटिंग करना है, डालना है। तो वायर बंडलिंग कैसे करेंगे, तो सेपरेशन इसका सबसे मेन की कह सकते हैं, एक मेथड कह सकते हैं कि सेपरेशन करना ज़रूरी है। अगर आप सिग्नल वायर को लो वोल्टेज वायर जो होता है या फिर सेंसिटिव सिग्नल वायर जो होता है उसको एक साथ में डाल देते हैं तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो सकती है। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे क्या होता है, AC में क्या होता है, जनरेट करता है मैग्नेटिक नॉइज़, इंटरफेरेंस नॉइज़ वहाँ पे जनरेट करता है, जिसके कारण से सिग्नल वायरिंग या फिर सेंसिटिव जो हमारा सिग्नल बंडल होता है उसको डिफेक्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। जो भी वहाँ पे PLC वगैरह लगे हुए हैं करप्ट कर सकता है उसको, ओके। चलिए लो वोल्टेज में आपको पता है कि ग्रुप DC, यहाँ पे DC कंट्रोल सिस्टम रहता है 24 वोल्ट या फिर उससे कम का, जो कि PLC का इनपुट आउटपुट वायर से सेपरेट करता है उसको, तो इसको एक अलग बंडल में डालना है। तो हाई वोल्टेज का यहाँ देखिए कितना बंडल बनेगा, एक हाई वोल्टेज का बनेगा, एक लो वोल्टेज का बनेगा, सेंसिटिव सिग्नल बंडल का बनेगा, ठीक है। इसमें से कितना आता है, लगभग 4 से 20 मिली एम्पियर से 10 वोल्ट तक सप्लाई जो है इसमें से जाता है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसको अलग से इसको बंडल करना है। बात आ गई यहाँ पे रूल कि भाई चलो हमने बंडल तो बना लिया, लेकिन क्या सारे बंडल को एक साथ डाल दें? नहीं भाई, बंडल को एक साथ नहीं डालना है। तो हाई वोल्टेज का बंडल अलग रहेगा, लो वोल्टेज का बंडल अलग रहेगा, और सेंसिटिव सिग्नल जो है उसका बंडल उससे कम से कम कितना 4 to 5 इंचेज यानी 6 इंचेज आपको पावर वायरिंग यानी हाई वोल्टेज AC से या फिर लो वोल्टेज DC से दूर रखना है आपको, ताकि उसमें इंटरफेरेंस वगैरह ना हो पाए।
हाँ जी, कहीं कहीं ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं जहाँ पे एसी बंडल का और डीसी बंडल जो है वो क्या होता है कि दोनों एक साथ आ गए, तो दोनों को 100 mm से 150 mm दूर रखना है। इसको दूर रखने के लिए वहाँ पे जो हमारा कैजिंग कैपिंग वाला सिस्टम उसमें रहता है, उसमें से यहाँ पे प्लेस्ट करने के लिए जगह दी होती है, वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं विदाउट किसी स्क्रू के द्वारा। ठीक है, बात रह गया कि अगर मान लीजिए क्रॉस करवाना है तो मान लीजिए क्रॉस करवाना है आपका सेंसिटिव सिग्नल है या फिर लो वोल्टेज का एक दूसरे को क्रॉस करवाना है, तो 90 डिग्री के एंगल पे ही आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा, ताकि जो भी इंडक्शन जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह वायर्स में वो मिनिमाइज हो सके और नॉइज़ भी उसमें ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, अगर आप उसको पैरेलल इस तरीके से रखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ आ सकता है। अगर आप उसको 90 डिग्री पे क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत मतलब बहुत कम इंडक्शन जो है वो आ सकता है। यूज वायर डक्ट, पेंड्यूट, ट्रंकिंग, और उसके बाद सर्विस लूप उसमें छोड़ना है। जब भी वायरिंग करते हैं, कोई भी वायरिंग है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज सेंसिटिव सिग्नल का बंडल रहता है, तो उसमें से आपको सर्विस लूप छोड़ना है। सर्विस लूप का मतलब क्या होता है, कोई भी वायर अगर आप रखते हैं, देखेंगे आप जब हमारे घर में वायरिंग किया आता है तो ये तो हमारा पाइप में, मान लीजिए कि पाइप से यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए हमारा पाइप है तो पाइप से तो वायरिंग गया है, ठीक है, यहाँ पे टाइट रहता है, ठीक है, लूज नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जब आप यहाँ पे बोर्ड में लगाते हैं तो वायर से यहाँ पे लूज रहता है, इस तरह से घुमे हुआ रहता है और फिर यहाँ पे वायर में आता है। इस क्यों किया था, ताकि अगर मान लीजिए इसको आप खोलते हैं तो आप कनेक्शन को आराम से कर सकते हैं, लगा सकते हैं फिर आपस रिपेयरिंग के दौरान। तो बस यहाँ पर भी वही लॉजिक काम करता है कि अगर आप खोलते हैं, और वैसे तो खोलने के लिए ज़्यादा इसमें से दिक्कत नहीं होता है, तो जैसे भी आप खोलते हैं और अगर वायर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए सर्विस लूप यहाँ पे आने की गोल घुमाकर इस तरह से छोड़ देना ज़रूरी होता है। ठीक है, हर एक वायर को वायर ट्रेनिंग करना है, हर एक वायर को पूरा सेपरेट कर देना है, टाइट कर देना है, जहाँ पे अवॉइड करना है ओवर टाइट को, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइट कर दिए हैं और कहीं दूसरे वायर में टकरा रहा है या फिर कहीं उसके जो कोर है ना, पीएलसी का जो वो डब्बा है उसमें से कहीं टच हो जा रहा है जिससे कि पूरा पीएलसी सिस्टम करप्ट हो जा रहा है, तो ऐसे टाइट नहीं करना है, ओवर टाइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल आई वो कनेक्शन प्रिकॉशन। जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का हम लोग कनेक्शन करते हैं तो स्पेशल कुछ हैं यहाँ पे प्रिकॉशन कि क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दिस क्रिटिकल इंजीनियरिंग रूल्स टू प्रोटेक्ट दी हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ रूल्स हैं क्रिटिकल्स, तो यहाँ पे क्या करना है। पहला दिक्कत होता है यहाँ पे क्या कि इंडक्टिव किकबैक होता है, दूसरा है डेंजर होता है कुछ उसके कारण से, इंडक्टिव किकबैक के कारण से फिक्स कैसे करेंगे इसको, तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो 3 ठो हमारा इसमें से यहाँ पे है, तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो इंडक्टिव किकबैक क्या होता है, इसको हम समझ सकते हैं सर्ज सेपरेशन। सर्ज सेपरेशन मतलब बहुत जल्दी जो है करंट है ना, वायर में बढ़ जाना घट जाना, बढ़ जाना घट जाना, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि अचानक से उसमें से बहुत ज़्यादा करंट आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा करंट खींच ले रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्ज सेपरेशन। डेंजर, व्हेन यू टर्न ऑफ एन आउटपुट कनेक्शन ऑफ कोइल लाइक सोलेनोइड वॉल्व रिले। जब भी आप किसी भी आउटपुट जो मॉड्यूल है लाइक मोटर हो गया, आपका वॉल्व हो गया, रिले हो गया, तो अगर आप उसको अचानक से ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज स्पाइक देखने को मिलता है, हाई वोल्टेज स्पाइक वो भी देखने को मिलता है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि पीएलसी के पास भी वो स्पाइक आता है। ठीक है, तो उसको स्पाइक से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, उसको स्पाइक से बचाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो कोलैप्स वहाँ पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो डीसी लोड अगर है मान लीजिए, तो वहाँ पे करो इंस्टॉल डायोड अक्रॉस द लोड, है ना, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस वाला जो है डायोड उसको डीसी लोड में लगा दीजिए, ताकि क्या होगा कि जब भी ये सर्ज सेपरेशन होता है तो वो उसको सोख लेगा। ठीक है, अपने अंदर रख लेगा। एसी लोड है तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इंस्टॉल MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर या फिर RC स्नबर होता है, तो उसको एसी लोड में आपको लगाना पड़ता है, जिससे कि जो सर्ज वाला जो वोल्टेज है, सर्ज वाला करंट है, वो जो है रिले या कॉन्टैक्टर तक, पीएलसी तक नहीं पहुंच पाता है। विदाउट द पीएलसी
आउटपुट रिले कॉन्टैक्ट विल वेल्ड शंट और दी ट्रांजिस्टर विल बर्न आउट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, विदाउट दिस, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पीएलसी या फिर कॉन्टैक्टर जो है वो जल सकता है जल्दी, बहुत ज़्यादा उसमें से वोल्टेज स्पाइक आएंगे। जैसे ही ऑन होता है तो बहुत ज़्यादा करंट को खींचता है, जिसके कारण से पूरा इंडस्ट्री का जो है लाइट एक साथ कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए सब का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन वायर करंट रेटिंग। हाँ जी, कॉमन वायर का मतलब आप समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी घर में वायरिंग कर रहे हैं तो, या फिर 3 फेज़ का वायरिंग है या फिर पीएलसी में ही वायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें से एक कॉमन वायर हो जाता है। कॉमन वायर कैसे होता है? तो मान लीजिए कि आपको मैंने बताया कि एक 0 वोल्ट डीसी होता है और एक होता है प्लस 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट वाला जो है हमारा, मान लीजिए पहला 12 वोल्ट है, दूसरा मान लीजिए 4 वोल्ट है और किसी तरीके से दूसरा वोल्ट है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 4 ठो वायर को ऐड करते हैं, जिसका अलग अलग यहाँ पे वायरिंग का रेटिंग है। और सबका देखिए, ये तो हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है। तो अगर मान लीजिए इसको किसी के साथ जोड़ना है तो इसके साथ इसको भी जोड़ेंगे, माइनस को, 0 वोल्ट को। फिर दूसरा कोई अगर यहाँ पे डिवाइस ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ जोड़ेंगे इसको, फिर इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा है ये कॉमन हो गया, ये जो हमारा कॉमन वायर हो गया। तो भाई कॉमन वायर हो गया तो इससे दिक्कत क्या है? तो कॉमन वायर होने के कारण से क्या हुआ कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो मोटाई है वो कितना रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिया गया एग्जांपल कि आपके पास अगर 16 पॉइंट है आउटपुट मॉड्यूल का, और उसका एक कॉमन आपके पास सब तो अपना अलग अलग यूज़ कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो क्या कीजिएगा कि आप कॉमन जो है उसको भी 0.5 एम्पियर के हिसाब से ही आप वहाँ पे वायरिंग कीजिएगा। तो ऐसा नहीं करना है। कॉमन वायर अगर है तो उसको कैलकुलेट कीजिए कि भाई इसमें से कितने पॉइंट्स हैं, कितने वायर्स, इसमें से कितने वायर्स के कनेक्शन हो पड़े हैं, कितने के कॉमन हैं, और उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए जितना वहाँ पे करंट वगैरह आएगा, और कैलकुलेट कीजिए कि भाई देखिए 8 एम्पियर का यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए 16 तो आपका पॉइंट है आउटपुट का मॉड्यूल का, और सब में 0.5 का एम्पियर का करंट बहता है, तो कितना वो 8 एम्पियर का करंट को वो ये जो है वायर वो संभाल रहा है। तो उसको उस कॉमन वायर में उतनी मोटाई थिकनेस डालनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो वो वायर क्या होगा, जल जाएगा। प्रिक्वेशन दी कॉमन रिटर्न वायर मस्ट बी थिक इनफ टू 2.5 mm स्क्वायर टू हैंडल टोटल करंट ऑफ ऑल 16 डिवाइस है। जितना भी हमारा डिवाइस है ना, जितना भी का कॉमन हुआ पड़ा है वो एक साथ आएगा, अगर उसका बैक करंट, रिटर्न वाला करंट, तो उसको हैंडल कर सके, ठीक है। इसलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इनपुट लीकेज करंट भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। इनपुट में कुछ करंट लीकेज हो सकते हैं। डेंजर, सम टू वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लीक अ स्मॉल करंट इवन व्हेन ऑफ इफ लीकेज 2 एम्पियर। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 वायर्स यहाँ पे जोड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारा है क्या चीज़, तो ये हमारा टीबीए टर्मिनल ब्लॉक। यहाँ से हमारा 2 वायर गया हुआ है, एक वायर इसका है, एक वायर इसका है, ये तीसरा वाला है, तीनों है सेंसर का, ठीक है। तीनों क्या है, सेंसर का है। अब मान लीजिए थोड़ा मोड़ा भी तीनों एक साथ यहाँ पे जब जाता है कंबाइंड होके, तो थोड़ा भी यहाँ पे अगर करंट यहाँ पे लीकेज हो रहा है, तो वैसे तो ये मिली एम्पियर में ही काम करता है ना। और अगर थोड़ा भी करंट यहाँ पे लीक हो रहा है तो क्या होगा कि अगर इसका इनपुट 1 आ रहा है तो इसका भी इनपुट 1 हो जाएगा, इसका भी इनपुट 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इससे एक ही सेंसर के हिसाब से सारा सेंसर काम करने लगेगा, है ना। दूसरा जो भी सेंसर है वो भी क्या दिखाएगा कि पीएलसी इनपुट क्या दिखाएगा, हमेशा ऑन शो करेगा, परमानेंटली ऑन शो करेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग करते हैं, लगाते हैं इसमें से कनेक्ट अ ब्लीडर रजिस्टर अक्रॉस द इनपुट ऑफ ड्रेन टू ड्रेन द एक्सिस करंट। वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ब्लीडर रजिस्टर लगाते हैं, है ना। इनपुट टू ड्रेन, जितना भी इनपुट है वहाँ पे ब्लीडर रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि इस तरीके से करंट जो है वो लीक ना कर पाए, ठीक है। अगर लीकेज करंट आता तो उसको एलिमिनेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये हमारा है फ्यूजिंग। फ्यूज हो सकता है, यानी फ्यूज़ को हम लोग इसमें लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, समझना है। इंडिविजुअल फ्यूजिंग, फ्यूजिंग तो हम लोग देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये टर्मिनल ब्लॉक है, ठीक है, और सबका जो एक कॉमन यहाँ पे मान लीजिए वायर है,
ये मान लीजिए कि आपका माइनस है, तो माइनस से हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो सब हम चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से इधर से इनपुट अगर आया हुआ है, क्या है, इनपुट आया हुआ है और यहाँ से हम इसे आउटपुट देते हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पर एक बड़ा सा फ्यूज़ लगाकर काम चला सकते हैं, लेकिन हम फ्यूज़ को यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों? अगर मान लीजिए ये फ्यूज़ अगर ख़राब होता है तो जितना भी हमारा कॉमन यहाँ पे कनेक्ट है वायर, मान लीजिए कि इसके कारण से ख़राब हुआ है, तो सारा का सारा जो हमारा सेंसर्स है या फिर आउटपुट में जो भी मिल रहा है जिसको भी करंट, वो सारा का सारा एक साथ डिवाइस ख़राब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्यूजिंग करते हैं, यानी कि जितना भी यहाँ पे आउटपुट गया है तो यहाँ पे हम फ्यूज लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ताकि अगर मान लीजिए कि इसमें से फॉल्ट आता है तो यही सिर्फ ऑफ हो, ये सारा ऑफ ना हो। ठीक है, इस तरीके से फ्यूज इसमें से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या चीज़ है, तो नेक्स्ट हमारा है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो चलिए इसको समझते हैं क्या करके कि हम लोग कैसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन तो हम लोग समझ चुके हैं, मेंटेनेंस के बारे में हम लोग समझेंगे, पीएलसी सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, प्रिवेंट मैनेजमेंट मेंटेनेंस। वैसे तो हमारे पास मेंटेनेंस के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम कहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब समझते हैं क्या है डेफिनेशन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट बिफोर इट्स फेल। देखिए मेंटेनेंस तो अलग अलग टाइप में होता है। कुछ होता है क्या कि आपका जो सिस्टम है फेल हो गया है, तब हम मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। कुछ है कि सिस्टम चल रहा है लेकिन फेल होने से पहले उसको हम मेंटेन कर देंगे ताकि वो सिस्टम फेल ही ना हो, ऐसा भी करते हैं। टू डिटेक्ट अ स्मॉल इश्यूज़, है ना, लाइक लूज स्क्रू या वीक बैटरी वगैरह ख़राब हो जाए, वीक हो जाए, बिफोर द काज मशीन क्रैश, पूरा मशीन ही क्रैश हो जाए, उससे पहले हम उसे यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यानी कि कब कब करना है, तो इसको आप अपने हिसाब से 6 मंथ, 1 साल, जिस तरीके से आपका फैक्ट्री का एनवायरनमेंट है, जितना डर्टी है, गंदगी वहाँ पे है, किस तरीके से वहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप 6 महीना या 1 साल, नॉर्मली 6 मंथ यहाँ पे रहता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का, तो 6 मंथ में आप कर सकते हैं पीएम। ओके, नेक्स्ट वन चलिए देखते हैं गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है उसका गाइडलाइंस क्या है पीएम का, तो व्हेन यू परफॉर्म मेंटेनेंस फॉलो दिस स्पेसिफिक चेकलिस्ट टू इंश्योर नथिंग इज मिस्ड, है ना। तो क्या करना है, एक चेकलिस्ट बना लेना है ताकि आपको जितना भी चीज़ें यहाँ पे है ना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें से कुछ हम भूल ना जाएं। ठीक है, क्या है कि कुछ हम भूल ना जाएं, जब भी मेंटेनेंस करने के लिए बैठे हैं, जब भी मेंटेनेंस करने के लिए जाएं तो कुछ भूल ना जाएं। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट बनाना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चेकलिस्ट क्या रहने वाला है, तो उससे आप भूलिएगा नहीं कोई भी चीज़, है ना, मिस नहीं होगा। सबसे पहला एनवायरनमेंट चेक करना है, एनवायरनमेंटल चेक, जैसे कि डस्ट हो गया, हीट हो गया, है ना, डस्ट वगैरह हीट वगैरह तो नहीं आ रहा है। डस्ट जो है वो किलर होता है पीएलसी का, यानी अगर डस्ट में चला गया तो कुछ डस्ट जो होते हैं इंडस्ट्री में वो कनेक्टेड यानी कि कंडक्टिव टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, कुछ डस्ट वहाँ पे जो है कंडक्टिव टाइप के होते हैं, जिसके कारण से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो डस्ट वगैरह के कारण से दिक्कत हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कि डस्ट के कारण से एयर फ्लो ब्लॉक हो गया तो उससे ओवर हीटिंग हो सकता है ना, जिससे कि पूरा पीएलसी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फिल्टर को क्लीन करना है, क्लीन और रिप्लेस दी वेंटिलेशन फिल्टर ऑन दी पैनल एनक्लोजर। जितना भी पैनल में वेंटिलेशन का सिस्टम है, फैन वगैरह है ना, फिल्टर को क्लीन कीजिए। फिल्टर लगा होता है ताकि उसमें सारा जो भी डस्ट वगैरह है उसमें फंस जाए, तो उसको पहले क्लीन कीजिए। हाँ जी, यूज़ करना क्या है, वैक्यूम यूज़ करना है। क्यों, यूज अ कस्टमाइज वैक्यूम विथ एन एंटी स्टैटिक नोजल टू रिमूव डस्ट फ्रॉम पीएलसी रैक। वैसे तो हम वहाँ से डस्ट को हटाने के लिए वैक्यूम का यूज़ कर सकते हैं या फिर एयर प्रेशर का, लेकिन एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं तो उसमें से बहुत हाई प्रेशर का एयर रहता है ना, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे पीएलसी के अंदर रहते हैं, तो उन सबको डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग वैक्यूम का यूज़ कर सकते हैं। और कैसा वैक्यूम,
जो कि एंटी स्टैटिक नोजल उसमें से लगा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि जो भी वहाँ पे स्टैटिक चार्ज वाले डस्ट हैं उसको भी रिमूव कर दे, क्योंकि स्टैटिक चार्ज होने के कारण से वो चिपक जाते हैं पीएलसी वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या चीज़ है जी, मशीन्स यहाँ पे मशीन्स विब्रेट एंड विब्रेशन लूजन अ स्क्रू ओवर टाइम, लूज कनेक्शन क्रिएट हीट एंड इवेंचुअली बर्न्स, है ना। कनेक्शन चेक करना है इसके बाद सेकंड में, तो सेकंड में कनेक्शन चेक करना कैसे, विब्रेशन के कारण से, है ना, मशीन जो है विब्रेट करती है, तो पीएलसी भी उसी में तो लगा होता है पैनल उसका, तो मशीन विब्रेट करेगी तो पीएलसी विब्रेट करेगी, इसके कारण से कुछ स्क्रू जो हैं वो लूज हो जाएंगे, है ना, ओवर टाइम पूरा काम करते करते वो लूज हो जाएंगे। तो ये जो लूज कनेक्शंस हैं वो क्या करता है कि हीट क्रिएट कर सकता है, बर्न कर सकता है पूरा पीएलसी का जो भी वहाँ पे सिस्टम है उसको। तो उसके लिए क्या करना है कि टाइम टाइम पे उसको टाइटनिंग कर देना है। तो सबसे पहले देखना है कि कोई स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया, कोई वायर तो ढीला नहीं है, तो उसको सबसे पहले पावर ऑफ करके, है ना, और स्क्रू ड्राइवर के हिसाब से उसको अच्छे से टाइट करना है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए, तो अच्छे से उसको टाइट करना है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जितने भी हैं सबको एक एक करके चेक करते जाना है। केबल्स को चेक करना है, इफ़ फॉर लूज प्लग्स, कोई इथरनेट केबल वगैरह, सीरीज़ केबल वगैरह लूज है तो उसको भी एक बार आप, है ना, देख लीजिए। नेक्स्ट है बैटरी मेंटेनेंस। पीएलसी में बैटरी लगी होती है, बैटरी क्यों लगा होता है, ताकि मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर मान लीजिए अचानक से पावर कट हो जाता है, तो जिस तरह लैपटॉप में बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि आप अगर पीसी लेते हैं नॉर्मल, सॉरी लैपटॉप भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, तो मॉनिटर और सीपीयू वगैरह लेते हैं, तो उसमें से आपको पावर का सप्लाई अलग से देना पड़ता है, जिसके लिए आपको एसएमपीएस जो होता है या फिर, है ना, वो लेना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं, है ना, विदाउट यूपीएस लेना पड़ता है, सीपीयू ने यूपीएस लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको पावर कट के दौरान भी आपका जो प्रोग्राम वगैरह आप जो कर रहे हो वो सेव रह सके सीपीयू में। तो उसके लिए तो यहाँ भी सीपीयू रहता है, तो वहाँ पे जो भी मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बैटरी लगा होता है। अगर आपका बैटरी यहाँ पे जो है वो डेड हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे बैटरी लो का सिग्नल रहता है ना, पीएलसी के ऊपर, है ना, या फिर बैठ करके रेडी रहता है, तो उसको आप देख कर यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे तो आपको 2 से 3 साल में रिप्लेस करना ही है, क्योंकि उतना दिन में वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे लगभग अधिकतर में ओल्डर पीएलसी में लिथियम आयन बैटरी लगा होता है, तो बस वही सब के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो बैटरी को वहाँ पे देख कर चेंज कर देना है। नेक्स्ट वन, बिफोर टचिंग एनीथिंग कनेक्ट योर लैपटॉप एंड टेक अ फ्रेश अपलोड। हाँ, ये जो है सॉफ्टवेयर बैकअप में ज़रूरी है। जब भी आप पीएलसी को मेंटेनेंस करने जाते हैं तो सबसे पहले ये प्रोसेस करना पड़ता है आपको कि आपका लैपटॉप उसमें कनेक्ट कीजिए और उसका जो अपलोड आने जो भी है वहाँ पे अपलोडेड प्रोग्राम उसको एक बार बैकअप लीजिए, ताकि अगर कभी भी अभी ख़राब हो जाता है पीएलसी या फिर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई भी पार्ट उसका ख़राब हो जा रहा है, तो फिर से उसको वही सॉफ्टवेयर आप उसको बैकअप में डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल शॉर्ट समथिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस, अगर कुछ शॉर्ट हो जाता है तो जो है बैकअप वो लूज हो जाएगा, तो उसको पहले अगर आप सेव करके रखते हैं तो वो आपके जॉब को बचा सकता है। चलिए नेक्स्ट है स्पेयर पार्ट्स स्ट्रेटजी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेयर पार्ट स्ट्रेटजी। स्पेयर पार्ट का मतलब जो भी इसमें से पार्ट वगैरह रखना है मेंटेनेंस करने के लिए, तो किस तरीके से हमें उसे रखना है, इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं क्या कि हाउ टू कनेक्ट ना। मैं एक बार देख के बताता हूँ कि टॉपिक क्या है इसका, क्योंकि जो टॉपिक मैं यहाँ बता रहा हूँ वो मैंने चेंज कर दिया, स्पेयर पार्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, तो इसको कह सकते हैं कि हमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स रखने हैं अगर हम मेंटेनेंस करते हैं। तो हम लोग तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें तो नहीं रख सकते हैं, है ना, जब भी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो स्टॉक में क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, हर एक चीज़ों को तो नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिकल रूल है जिसको हमें स्टॉक में रखने चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे एक ठो रखना चाहिए, ताकि जब भी हम उसको अगर बनाते हैं तो मेन प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, ठीक है, जब भी रिपेयरिंग करते तो। कुछ चीज़ें जो कि कंज्यूमेबल है, कंज्यूम हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग स्टॉक में क्या रखना है। तो कम से कम एक प्रोसेसर सीपीयू रखना है अपने पास, ताकि सेम मशीन का जो भी आपके पास, अगर बहुत सारा मशीन है और सेम है तो आप एक सीपीयू रख सकते हैं। और अलग अलग कंपनीज़ का है तो
नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी जब होता है तो दिक्कत होगा, तो आपको वो चीज़ लाना पड़ेगा ख़रीद के। तो अगर आप रखते हैं अलग अलग कंपनी का, आपके पास यहाँ पे पीएलसी है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर सेम कंपनी का सेम मशीन का यहाँ पे आपके पास सेम मशीन है, सेम पीएलसी है, तो वहाँ पे एक सीपीयू आप ज़रूर रखें। ओके, नेक्स्ट है स्पेयर पावर सप्लाई एसएमपीएस को रखना है, क्योंकि ये जो है अधिकतर टाइम में ज़्यादा वोल्टेज स्पाइक के कारण से ये जो है फेल हो जाता है। ठीक है, अधिक टाइम में यही ख़राब होता है। कुछ कंज्यूमेबल है यानी जिसको आपको लगाना ही पड़ेगा। ये तो चेक करने के लिए था कि भाई अगर वही फेल हो गया तो चलिए ठीक है लगा देते उसको, लेकिन कुछ है ऐसे कि जिसको कंज्यूमेबल है, तो इसको बहुत सारा रखना है आपको फ्यूजेज़ को, क्योंकि फ्यूज अगर उड़ गया तो उसको लगाना, चेंज करना, रिप्लेस करना है। कुछ रिलेज रखना है, प्लग इन टाइप्स जो रहता है रिले उसको रखना है कुछ, ठीक है। कुछ पीएलसी बैटरीज रखनी है ताकि तुरंत रिप्लेस कर दें अगर बैटरी ख़राब होती तो, ठीक है। कुछ चीज़ें क्रिटिकल आईओ जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में, तो कुछ कम से कम एक इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड एक ठो अपने पास रखिए, ताकि जब भी आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी काम हो सके। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेयर पार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, वैसे तो हर एक चीज़ रख नहीं सकते ना, पीएलसी तो बहुत महंगा आता है, उसका पार्ट भी बहुत महंगा आता है, तो हम सिर्फ उन पार्ट को रखेंगे जो कि सस्ते हैं और जो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, उन चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ आईओ मॉड्यूल प्रोसीड्यूर क्या करना है, कैसे कैसे हम लोग को रिप्लेस करना है आईओ मॉड्यूल, तो पहले भी हम लोग इसे समझ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार चलिए समझते हैं। इवेंचुअली एन आईओ मॉड्यूल विल बर्न आउट, अगर कभी भी आईओ मॉड्यूल जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ख़राब हो जाता है तो हियर इज सेम प्रोड्यूसर रिप्लेस इट, है ना, एक सेफ प्रोड्यूसर जिससे कि आप रिप्लेस कर सकते हैं। सेफ्टी नेट, सबसे पहले क्या करना है कि हमें पीएलसी का पावर ऑफ करना है। नेक्स्ट क्या है कि वैसे हॉट स्वैपिंग हो सकता है, यानी कि गर्म हो सकता है पीएलसी, तो थोड़ा देर उसको टाइम देना है, थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है, जिससे कि हमें कुछ दिक्कत ना हो। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर, सबसे पहले क्या करना है, डेटा बैकअप लेना है, जो मैंने पहले बताया कि अगर कभी भी पीएलसी में मेंटेनेंस करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है कि डेटा को बैकअप ले लीजिए, ताकि अगर आप शॉर्ट सर्किट भी वगैरह करते हैं या कुछ और दिक्कतें होती है, नया पीएलसी आपको लाके लगाना पड़ रहा है, तो वो जो डेटा है वो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पावर डाउन, सबसे पहले उसको फिर पावर डाउन कीजिए, है ना, क्योंकि पावर ऑन रख के काम करना तो है नहीं। नेक्स्ट है लेवलिंग, सबसे पहले लेवलिंग चेक कीजिए कि भाई लेवलिंग क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। अगर लेवलिंग नहीं की हुई हैं तो वहाँ पे आप लेवल कीजिए। हो सकता है आपके पहले जो वहाँ पे डाला नहीं बनाया हो उससे पीएलसी को, या फिर जो कंपनी बनाया हो वो लेवलिंग ना किया हो, तो अगर किसी भी चीज़ को आप रिप्लेस करते हैं कोई भी मॉड्यूल को, तो सबसे पहले लेवलिंग कीजिए, नहीं तो पता चल रहा है कि कौन सा है वायर, हम उसको ट्रेस करते करते आधा घंटा तक उसी में टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसे कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव मॉड्यूल को रिमूव कीजिए। मॉड्यूल को रिमूव करने के लिए क्या है कि छोटा सा एक उसमें से की लगा होता है, उसको आप प्रेस कीजिएगा तो मॉड्यूल आराम से DIN रेल से बाहर आ जाएगा। नया मॉड्यूल इंस्टॉल कीजिए, नया मॉड्यूल देखिए एकदम सेम रहना चाहिए वही, ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो पावर रेटिंग वगैरह सारी चीज़ मिला के न्यू मॉड्यूल का और वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, वहाँ पे DIN रेल में रखिए और थोड़ा सा प्रेस कीजिए, टक का आवाज़ आएगा, यानी कि वो लग गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिकनेक्ट, जितनी भी तारें आपने खोली थी, जितने भी फैला दी वहाँ, है ना, रायता फैलाया आपने, उसे फिर से रिकनेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद पावर अप एंड टेस्ट करना है। पावर अप करने से पहले एक बार क्या करना है, रिकनेक्ट करने के समय वायरिंग को चेक कर लेना है कि भाई पता चल रहा है कि हमने गलत वायरिंग कर दी, तो वायरिंग को चेक कर लेना है ना, मल्टीमीटर चेक कर लेना है कि भाई ठीक है ना, चल रहा है ना सारा चीज़। उसके बाद हम पावर अप करेंगे, यानी कि पावर ऑन करेंगे। ठीक है, पावर ऑन होने के बाद टेस्ट करेंगे कि जो भी हमारा प्रोग्राम वगैरह था वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर से उसमें देखेंगे कि हमने क्या गड़बड़ियाँ की हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसीड्यूर हो गया कि ठीक है कि कैसे हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे आईओ मॉड्यूल का। अब पढ़ेंगे हम लोग कि फेलियर के बारे में, पीएलसी फेल कैसे होता है, क्या क्या काउजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन काउजेस के बारे में समझेंगे यहाँ पे कि कॉमन काउजेस क्या होते हैं। सबसे मेन जो है कॉमन रीज़न क्या हो सकते हैं पीएलसी का फेलियर का, ख़राब होने का। ओके, सही है। तो देखिए क्या क्या मेन कॉमन कारण है, क्या क्या मेन काउजेज़ हैं। तो जैसे कि वोल्टेज स्पाइक अगर मान लीजिए कि आता है
वोल्टेज सर्ज आता है, लाइटनिंग स्ट्राइक और टर्निंग ऑफ लार्ज मोटर कैन सेंड हाई वोल्टेज स्पाइक इनटू द पावर सप्लाई एंड फ्राइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर बड़े मोटर्स जो होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, ऑन ऑफ हो रहा है तो उसके कारण से सर्जेस होते हैं, ठीक है, वोल्टेज को स्पाइक होता है। स्पाइक का मतलब कि वोल्टेज कभी बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। 220 वोल्ट है तो कभी, है ना, आपका 110 वोल्ट हो गया घट के। क्यों? क्योंकि लार्ज मोटर जो है वो ऑन हो रहा है, ठीक है। ऑफ हुआ मोटर तो वहाँ पे वोल्टेज स्पाइक ज़्यादा हो गया, करंट का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, तो उन सब चीज़ों से ये जो है वो बर्न आउट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी होते हैं वो फ्राइंग हो सकते हैं। इसलिए आपने देखे होंगे कि अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें से एक बैकअप के लिए कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ होता है ना, ताकि अगर पावर अप डाउन हो रहा है तो वो सही रह सके। आप लोग घर में भी देखा होगा कि अगर आपके यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है या फिर कोई भी डिवाइस चल रहा है और अगर लाइन जो है वोल्टेज अप डाउन हो रहा है या फिर आ रहा है जा रहा है आ रहा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि एलईडी या जो भी है आपका डिवाइस उसको ऑफ़ कीजिए, नहीं तो क्या होगा, उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फ्राई कर सकता है सीधे। नेक्स्ट है बैड ग्राउंडिंग। अगर ग्राउंडिंग आपका बैड नहीं है, इफ़ द ग्राउंडिंग इज लूज, तो भी यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इलेक्ट्रिकल नॉइज EMI फ्लोट्स इनटू द सिस्टम काउजिंग रैंडम क्रैशेज ऑफ एरेटिक डाटा। जितने भी उसमें से डेटाज वगैरह हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, रैंडम क्रैशेज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका ग्राउंडिंग लूज है, ठीक है, तो उसके कारण से उसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल नॉइज़ भी वहाँ पे फ्लोट करने लगेंगे सिस्टम में, जिसके कारण से आपका डेटा जो है वो ख़राब हो सकता है। पावर आउटेज, अचानक से अगर पावर जाता है और आता है या फिर अचानक से पावर चला भी गया तो उसमें भी इसका जो है मेमोरी जो है सडनली पावर लॉस कैन करप्ट द मेमोरी इफ़ द बैटरी इज वीक। अगर बैटरी आपका कमज़ोर है तो पावर आउटेज के कारण से, तुरंत लाइन के जाने के कारण से मेमोरी जो है वो सेव नहीं कर पाएगा। जो भी डाटा आपने पहले PLC जो पहले डाटा गैदर कर रहा है उसको सेव नहीं कर पाएगा, ठीक है, और करप्ट हो जाएगा, लॉस कर देगा जो भी उसने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है, जो भी डाटा वो कलेक्ट कर रहा है। क्लोज वेंटिलेशन एंड फिल्टर और फेल्ड कूलिंग फैन। हाँ, नेक्स्ट है क्या चीज़ कि जो है कूलिंग फैन, वो भी एक किसका प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका वेंटिलेशन जो है वो धूल गंदगी के कारण से बंद हो गया है, ठीक है, तो फैन कितना भी चल ले हवा तो उसमें से पास हो नहीं पाएगा, तो उसके कारण से आपका PLC का जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, जल सकता है पूरी तरीके से, है ना। नेक्स्ट वन है क्या चीज़ कि अगर आपका कूलिंग फैन ही ख़राब हो जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगा और हीट के कारण से वो जल जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल नॉइज़। अगर आप हाई वोल्टेज केबल को बहुत ज़्यादा क्लोज लो वोल्टेज के साथ में रखते हैं तो PLC क्या करेगा, घोस्ट सिग्नल को रीड करेगा, है ना। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम वायरिंग करेंगे तो हाई वोल्टेज केबल और लो वोल्टेज केबल को अलग रखेंगे, सिग्नल केबल को अलग रखेंगे। अगर साथ में रख दिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होंगी, जिसके कारण से PLC घोस्ट सिग्नल को रीड करेगा। यानी कि अगर इनपुट वाले के बगल में चला गया है तो जब वो रीड करेगा तो जो इनपुट आ रहा है उसके साथ और नॉइज़ आएंगे और कुछ ऐसे सिग्नल्स आएंगे जो कि घोस्ट होते हैं, यानी कि जो हमने नहीं भेजे होते हैं वो अपने आप, जैसे कि होता है ना भूत, उस तरीके से आ जाता है, ठीक है। IO मॉड्यूल बर्नआउट, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो बर्न हो जाता है। शॉर्ट सर्किट इन द फील्ड, अगर सर्किट में फील्ड होता है तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो जल जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए कि सोलेनॉइड वोल है वो शॉर्ट आउट हो गया तो उसके कारण से जल जाता है। क्लासिफिकेशन इन फॉल्ट, है ना। चलिए देखें कितना बचा है जी, चलिए ज़्यादा नहीं है। ओके, तो पेशेंस के साथ बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बीच में छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। ये भाई क्या हो गया जी, चलिए तो ये कुछ आगे चला गया।
तो हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट इन पीएलसी सिस्टम। पीएलसी सिस्टम में फॉल्ट क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशंस किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो वैसे तो हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो लगभग 6 to 7 आपका जो है टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना सिर्फ है हार्डवेयर फॉल्ट, सॉफ्टवेयर फॉल्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं कि भाई वो हुआ कैसे, है ना, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सिस्टम और ऑपरेशन के ऊपर। तो वैसे हम लोग को पढ़ना है 2 ठो, तो एक एक करके समझ लेते हैं। वैसे हार्डवेयर फॉल्ट तो आप समझ रहे हैं, हार्डवेयर में कहीं फॉल्ट हो जा रहा है, कई मान लीजिए कि हार्डवेयर में बर्न आउट के कारण से कुछ दिक्कतें हो जा रही हैं, तो ठीक है, हीट वगैरह के कारण से कुछ दिक्कतें हो रही है, तो वहाँ पे हार्डवेयर फॉल्ट हो गया। सॉफ्टवेयर फॉल्ट, सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कि कुछ डेटाज वगैरह गलत सिग्नल्स वगैरह चल जा रहे हैं, है ना, कुछ गलत डेटा रीड कर ले रहा है, कोई वायरस वगैरह चला जा रहा है। कम्युनिकेशन फॉल्ट, कम्युनिकेशन जो कर रहा है ना, पीएलसी और अलग जो भी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन कर रहा है, अगर वहाँ बीच में कहीं फॉल्ट रहता है, वायर कट हो जाता है या और कोई तरीके का दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ पे ये हो गया आपका कम्युनिकेशन फॉल्ट। वॉचडॉग टाइमर फॉल्ट हो जाता है। दिस कैन काउज पीएलसी टू हॉल्ट अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू इन्फिनाइट लूप इन द प्रोग्राम और स्लो स्कैन टाइम। वॉचडॉग टाइमर जो फॉल्ट होता है वो क्या करता है कि पीएलसी को एक इन्फिनाइट लूप में फैला की डाल देता है, ठीक है। इन्फिनाइट लूप का मतलब कि इस तरीके से कोई भी प्रोसेस को बस एक छोटा सा प्रोसेस कर रहा है और उसी में डाल दिया है, अब उससे वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है, मतलब वो प्रोसेस को जब तक ख़त्म कर रहा है तब तक फिर प्रोसेस को शुरू कर दे रहा है, तो उसके कारण से स्लो स्कैन टाइम हो जाता है ना, इन्फिनाइट लूप वगैरह बन जाता है अगर वॉचडॉग टाइमर फॉल्ट अगर होता है तो, ठीक है। प्रोग्राम करप्शन, अगर प्रोग्राम में कुछ ख़राब चीज़ें आने की, कुछ एंटीवायरस वगैरह, वायरस वगैरह चली जाती हैं, तो उस कारण से प्रोग्राम करप्ट हो जाता है। तो हम लोग को तो वैसे पढ़ना है 2 चीज़ें, सॉफ्टवेयर फॉल्ट और हार्डवेयर फॉल्ट। तो सॉफ्टवेयर फॉल्ट को हम लोग समझेंगे क्या होते हैं, है ना। अनलाइक हार्डवेयर फॉल्ट विच आर दी अबाउट बर्न वायर के कार्ड, ये हार्डवेयर फॉल्ट की तरह नहीं होती है कि वायर वगैरह जल गया, कार्ड वगैरह जल गया, ख़राब हो गया, उसको निकाल दिए हैं तो नहीं चल रहा है। सॉफ्टवेयर फॉल्ट जो होता है वो इनसाइड होता है, किसमें, लॉजिक प्रोग्राम के अंदर होता है, ठीक है, लॉजिक प्रोग्राम के अंदर होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन करेंगे अलग अलग टाइप्स में ताकि उसको हम लोग समझ सकें। तो सॉफ्टवेयर फॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन व्हेन एंड हाउ दी स्टॉप दी मशीन। मशीन जो है वो कैसे कैसे स्टॉप हुआ है उसके कारण से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको कैटेगराइज करने के लिए आप कीजिएगा तो 6-7 कैटेगराइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेन कैटेगरी दिए हुए हैं और इसी को आप एग्ज़ाम में याद करके जाएं और इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उतना 5-6 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है लॉजिक एरर। लॉजिक में अगर खराबी कुछ हो जाती है, रन टाइम एरर, मैथ एरर जो होता है, ठीक है, कुछ सिस्टम या कन्फिगरेशन फॉल्ट हो जाते हैं, तो एक एक करके सबको हम समझते हैं क्या होते हैं। तो लॉजिक एरर जो होता है उसको हम कहते हैं बग, क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। दी पीएलसी रन्स परफेक्टली, पीएलसी जो बहुत अच्छे से काम करता है बट मशीन बिहेव्स स्ट्रेंजली, मतलब मशीन बोलेगा कि भाई समझ में नहीं आया क्या है, पीएलसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन मशीन जो है वो थोड़ा अलग ही स्ट्रेंजली बिहेव करेगा कि कुछ मिस्टेक हो गया है, दिस इज़ अ मिस्टेक योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या होता है, मिस्टेक कहाँ होता है, आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक जो होता है वहाँ पे होता है। जैसे सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि भाई लॉजिक एरर हुआ है या बग वाला प्रॉब्लम हो गया है। तो सिलेंडर्स जो होते हैं एक्सटेंड व्हेन इट्स शुड रिट्रैक्ट, मोटर डजंट स्टॉप व्हेन स्टॉप बटन प्रेस्ड, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप स्टॉप बटन प्रेस करते हैं तो वो स्टॉप, मोटर जो है वो स्टॉप होता ही नहीं है ना। इस तरीके से आपको ये जो है सिम्टम्स इसका नज़र आएगा। कॉमन काउजेज़ के बारे में बात करें कि क्या काउजेज़ क्या हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं इसके, ठीक है। स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, यानी कि हमारा इंस्ट्रक्शन मान ही नहीं रहा है, कभी मान जाता है कभी मान ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ दबा रहे वहाँ काम कर रहा है, तो इसको हम लॉजिक एरर बोलते हैं। यूजिंग नॉर्मली, मान लीजिए कि क्या है कॉमन काउजेज़, मान लीजिए कि नॉर्मली क्लोज स्विच आपको लगाना था, वहाँ पे एनो लग गया है, तो वहाँ पे उल्टा काम करेगा। आप दबाते हैं, आप अगर दबाते हैं तो मोटर स्टॉप हो जाता है ना, छोड़ते हैं तो मोटर ऑन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डबल कॉइल सिंड्रोम, डबल कॉइल का मतलब कि मान लीजिए कि 2 ठो कॉइल आपने बनाया, ठीक है, 2 ठो कॉइल आपने रंग में ऐड किया और दोनों का जो आउटपुट का जो यहाँ पे हम लोग देते हैं एड्रेसिंग जो करते हैं, वो एड्रेसिंग मान लीजिए कि आपने सेम कर दिया,
वैसे तो दोनों अलग अलग रंग में है, लेकिन दोनों का एड्रेसिंग जो है वो सेम हो जाता है। तो क्या करेगा, पीएलसी समझ नहीं पाएगा कि भाई इसको पावर सप्लाई देना है कि इसको देना है, दोनों का तो एड्रेसिंग सेम है, ठीक है, दोनों का एड्रेसिंग जो है वो सेम है। तो कौन किस में जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो पीएलसी क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है एंड दी आउटपुट फ्लिकर और स्टे ऑफ। कभी कभी आउटपुट जो है फ्लिकर हो जाता है, ऑफ हो रहा है ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है ऑन हो रहा है ना, या फिर कभी स्टे ऑफ ही रहता है, ऑन होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। रॉन्ग टाइमर, ठीक है, टाइमर आप अगर लगाते हैं उसमें से काउंटर प्रीसेट वैल्यू वगैरह सेट करते हैं, वो अगर गलत हो जाता है, आप अगर माइनस में टाइमर का प्रीसेट वैल्यू सेट कर रहे थे तो माइनस में तो टाइम काउंट होता नहीं है। टाइमर अगर आप गलत लगाते हैं, T1 की जगह T-off लगाते हैं, मान लीजिए T1 लगाना है वहाँ पे आप T-off लगा देते हैं, तो यहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें हो सकती है ना, मशीन जो है वो स्ट्रेंजली बिहेव कर सकता है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। बाप गो बाप, ठंडा हो बड़ी भाई, ठंडा में बच के रहे हों, शाम भेलो ना ठंडा घेर लको, बड़ी बाप बड़ी 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 ठंडा हो, कैसे की कहियो, सबके एक एक करके ना हमरा जगह दिए पड़ता हूँ इस साला। चला थोड़ा आराम मिल लो। अरे इस साला पेन में गायब हो गलो हमर, कहाँ गलो पते ना, कलमा हमर कहाँ हराए गलो रे भाई, तुम आगे पीछे ना हो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हो। बड़ी बड़ा दिक्कत है यार ठंडा दिन में, ये देखें यहाँ रखल है। तब अरे बाप, तब भाई लोग मेहनत कर रहा पूरा फुल ऑन टाइम, ठीक हो, तो हनियों कुछ कुछ हेल्प कर कम से कम, तो हनियों ध्यान दें, ठीक हो ना, तनी मनी तो हनियों ध्यान दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका भी भला हो हमारा भी बनता ही है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रन टाइम जो मैथ एरर होता है वो क्या होता है, रन टाइम या फिर मैथ एरर। तो दीज आर इलीगल मैथमेटिक्स। इलीगल मैथमेटिक्स कहने का मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके के ऑपरेशन आप लगा देते हैं, कुछ इस तरीके के मैथमेटिक्स वहाँ पे आप डाल देते हैं जो कि ऑपरेशन को कंफ्यूज कर देता है ना। प्रोसेसर समझ नहीं पा रहा कि आपने जो डाला हुआ है वो क्या डाला हुआ है, उसके कारण से क्या होता है कि इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है सिस्टम, है ना, और फॉल्ट मोड में चला जाता है। सिस्टम जब समझ नहीं पाएगा तो क्या करेगा भाई। जैसे कि आपने अगर डिवाइड कर दिया 0 से, तो जानते हैं भाई कि कोई भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, है ना। लेकिन ये एक मैथमेटिकल एरर है, इलीगल मैथमेटिक्स है, जिसके कारण से आपका सिस्टम जो है वो फॉल्ट हो सकता है। और ऐसा 0 से मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, क्योंकि किसी इनपुट या फिर कोई किसी का इनपुट या फिर किसी का आउटपुट जो है ना, रिज़ल्ट है वो 0 आ सकता है कि भाई वहाँ से मुझे 0 आउटपुट मिल रहा है। और अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज़ों से तो वहाँ पे आपका ये दिक्कत देखने को मिलेगा। ओवरफ्लो मैथमेटिक्स, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज़ टू बिग फॉर द मेमोरी रजिस्टर। अगर आपने कैलकुलेशन किया है, ठीक है, और आपके पास 32767 इतना ही तो रहता है ना, 32,767
इतने ही बिट्स को यानी कि इतने नंबर तक को ही आप एक इंटीजर में काउंट करवा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे 60 × 600 कर दे रहे हैं तो ये कहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो 6 6 36 और यहाँ 2 0 2 0 ये 3 0 कहाँ तक चला जा रहा है, 3600 चला जा रहा है। तो ये हो गया आपका मैप ओवरफ्लो या फिर मैथ एरर, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा कि ये जो है वो क्रैश हो जाएगा। क्या होगा, ये जो है वो क्रैश हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा सिस्टम कि हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेगेटिव टाइमर। अगर टाइमर आप लगाते हैं और नेगेटिव हो जाता है ना, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव टाइमर कोई किसी टाइमर में आप मूव करवा देते हैं नेगेटिव नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप मान लीजिए कैलकुलेशन करते हैं या फिर आपका इनपुट में आता है, ठीक है, तो वहाँ से अगर आप पेस्ट करवा देते हैं, मूव करवा देते हैं, आपने रखा हुआ है -1 करके कहीं भी, ठीक है, किसी भी जगह स्टोर करके, और उसको वहाँ पे टाइमर में प्रीसेट के जगह स्टोर करवा देते हैं, मूव करवा देते हैं, तो -1 में तो टाइमर चलता नहीं है। तो अगर वहाँ पे आता तो उस कारण से भी आपका रन टाइम या फिर मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट हो सकता है। दिस अगर व्हेन द सॉफ्टवेयर सेटअप डजंट मैच द हार्डवेयर रियलिटी, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें भी हो सकती है कि आपने सॉफ्टवेयर में तो कर दी हैं सारी चीज़ें, लेकिन हार्डवेयर में वो चीज़ है ही नहीं। जैसे कि आपने यहाँ पे इनपुट में देखिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया कि ये जो हमारा इनपुट जो है वो कौन सा है, तो मान लीजिए कि ये हमारा इनपुट है I0 0, लेकिन जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका एड्रेसिंग क्या दे रहे हैं, 1.1.0, तो ये भी आपका एक कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट हो सकता है। इसके कारण से क्या होगा कि समझ नहीं पाएगा पीएलसी कि हम किस में दें। मान लीजिए पीएलसी तो समझ रहा है कि इसमें हमको देना है, तो वो इनपुट तो काम ही नहीं करेगा ना, है ना। आप कुछ इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इनपुट यहाँ पे ले रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, वॉचडॉग टाइमर टाइम आउट। ये हम लोग पहले देखें, वॉचडॉग टाइमर टाइम आउट। इन्फिनिटिव लूप इसके कारण से होता है। इफ़ यू राइट अ लूप like jump to level, the never ends, the PLC watchdog notice this scan time is taking too long, they shut down the CPU to prevent freezing, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एक ही जगह रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मान लीजिए कि आपने एक टाइमर, आपने एक इन्फिनिटिव लूप बना दिया। इन्फिनिटिव लूप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने रंग बनाया, ठीक है, रंग में आपने क्या डाला है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया है जंप लेवल, ठीक है, जंप कर दिया है, और ये जंप कहाँ पे जाएगा, सब रूटीन में जाएगा। और सब रूटीन में डालने के बाद वहाँ पर आपने एंड वाला जो होता है इंस्ट्रक्शन वो डाला ही नहीं है, तो वहाँ पे जाएगा और एंड वो होगा ही नहीं। और जब एंड होगा ही नहीं तो वो वहीं के वहीं एक लूप में ही फंस जाएगा, नहीं सब रूटीन 2 जो होता है, ठीक है, सब रूटीन जो होता है उसमें से फंस जाएगा और वहीं पे ही रह जाएगा, वहाँ से बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर इस तरीके से होता है, देख रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, सब रूटीन में चला गया है, और तो क्या करेगा वॉचडॉग उसको डायरेक्ट CPU को शट डाउन कर देगा। क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, ताकि फ्रीज होने से बच जाए, यानी कि एक ही काम करते करते एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है, तो उसके कारण से बच जाए, ठीक है। तो वॉचडॉग टाइमर टाइम आउट हो जाएगा अगर लूप वगैरह आप क्रिएट करते हैं तो। IO मिसमैच मैंने पहले बताया, IO मिसमैच क्या होता है ना। मान लीजिए कि आपने पहले में दे रखा है PLC में इनपुट की, इसमें आपको इनपुट लेना है, और आपने दूसरे का एड्रेसिंग दे दिया है, तो ये दिक्कत हो सकता है। आपने अगर मान लीजिए कि डिजिटल कार्ड के जगह एनालॉग कार्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो भी आपका दिक्कत है। आपका स्लॉट अगर डिजिटल कार्ड के लिए बना है, वहाँ पे आप एनालॉग कार्ड लगा रहे हैं, तो वो भी आपका एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट करेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं हार्डवेयर फॉल्ट और ट्रबल शूट, है ना। तो हार्डवेयर फॉल्ट जब होता है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे। हार्डवेयर फॉल्ट मेनली होता क्या, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर फॉल्ट हम कह सकते हैं ऐसे कि जितने भी PLC में हार्डवेयर फॉल्ट कंपोनेंट जितने भी लगे हुए हैं, तो उसमें से कुछ भी हार्डवेयर टाइप में, यानी कि मान लीजिए कि मैकेनिकल डैमेज हो जाए, मान लीजिए कि उसमें से पावर सिस्टम जो है, पावर उसमें से ना आ रहा हो,
वायर के कारण से ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग को ट्रबल शूट करना है, ठीक है। जैसे कि क्या है, पावर सप्लाई, प्रोसेसर यहाँ पे रहता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रहता है, उसमें से प्रोग्रामिंग डिवाइसेस कुछ रहते हैं। तो उन सब चीज़ों में कुछ दिक्कतें ना हो, उसके लिए हम लोग, है ना, उसको ट्रबल शूट करेंगे, देखेंगे कि कुछ फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ रही हैं। ओके, मान लीजिए उसमें फ्यूज़ है वगैरह है तो उड़ा है क्या, तो कैसे करेंगे ट्रबल शूट। हम लोग फेज़ 1 से शुरू करते हैं। फेज़ 1 में हम लोग चेक करेंगे कि पावर सप्लाई हमारा जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पावर सप्लाई कहाँ पे चेक करें, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मेन वोल्टेज में, फिर चेक करेंगे डीसी आउटपुट में, फिर फ्यूज़ में चेक करेंगे कि फ्यूज़ कहीं जल वल तो नहीं गया है। तो एक एक करके सबको मल्टीमीटर से चेक करते जाएंगे। फ्यूज़ को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो फ्यूज़ को खोल कर एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, लगा कर चेंज करके, कि कहीं यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। अधिकतर जो शुरुआती दिक्कतें होती है, अगर मान लीजिए कि मेन पावर आपका पीएलसी में नहीं जा रहा है, तो मेन पावर वही सब होता है कि आपका मेन काज जो होता है वो वोल्टेज का ही प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे आपका सप्लाई नहीं जा पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम लोग फेज़ 2 में। फेज़ 2 में क्या करेंगे, चेक करेंगे सीपीयू का स्टेटस। सीपीयू का स्टेटस चेक करने का मतलब कि सीपीयू में लगा होता है एक एलईडी, तो अगर वो रेड कलर जल रहा है तो मे बी है कि उसमें पावर साइकिल जो होता है वो दिक्कत है ना। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले टर्न ऑफ करेंगे पीएलसी को, फिर वेट कर लेंगे 10 सेकंड तक, ठीक है, और टर्न ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है कि छोटा मोटा जो ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए वहाँ तक अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो मेनली हो सकता है कि आपका बैटरी डेड है। बैटरी डेड होने के कारण से क्या है कि उसमें प्रोग्राम जो है वो सेव ही नहीं होगा, है ना, प्रोग्राम सेव नहीं होगा, या फिर जो भी पिछला बार हम लोग का जो भी वहाँ पे मेमोरी में आया हुआ था, है ना, इंटरनल कोई भी बिट वगैरह, तो वो उसको स्टोर करके नहीं रख पाया होगा, तो उस कारण से फिर वो आगे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है ना। तो इन्फॉर्मेशन अगर वो नहीं कर पा रहा है एक्सेस, तो उस कारण से भी दिक्कत हो सकता है। तो हम बैटरी को चेक करेंगे, सबसे पहले बैटरी चेक कर लेंगे कि कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं है ना। हो सकता है कि बैटरी ख़राब हो गई होंगी। अगर ख़राब है वहाँ, तो वैसे तो एक बटन होता है, एक लाइट होता है जिसमें से पता चलता है कि बैटरी आपका सही है ख़राब है, वहाँ पे इंडिकेट कर देता है। अगर ख़राब है तो रिप्लेस ही कर दीजिए, है ना, और नहीं है तो आप खोल कर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कीजिए कि लैपटॉप कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करके देखिए कि हाँ जी भाई, उसके अंदर जो हमने कोड अपलोड किया है कहीं वो गलत नहीं है ना। चलिए वो गलत नहीं होगा क्योंकि पहले पीएलसी रन कर रहा था। तो मैं भी क्या करना है कि लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद वहाँ से आप उसमें कनेक्ट कीजिए पीएलसी में, तो वहाँ पे आपको कोई कोड देगा। उस कोड को आप देखिए कि कोड में आपको सारा का सारा डेटा दिया हुआ रहेगा कि किस कारण से पीएलसी जो क्रैश हो गया या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि आपका जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, एक्टिवेटेड दिखाता है, ठीक है, लेकिन जो मशीन है वो काम ही नहीं कर रहा है, पीएलसी जो है वो बता रहा है कि मुझे कुछ इनपुट मिल नहीं रहा। तो उस केस में हम लोग इनपुट वाला जो सेक्शन है उसमें से चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि वहाँ पे जो पावर सप्लाई या फिर जो भी है वहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ मैनुअली ऑन करके देखते हैं कि मैनुअली ऑन करने से अगर पीएलसी काम कर जा रहा है तो हमारा सेंसर ख़राब हो चुका है, सेंसर का वायरिंग ख़राब हो चुका है, तो उसको चेंज करना है। नेक्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, फेज़ 4 में ट्रबल शूट करेंगे आउटपुट को। मान लीजिए कि आउटपुट में क्या हुआ है कि पीएलसी से जो फील्ड जो गया हुआ है वायरिंग या फिर जो भी वहाँ से पीएलसी से चल रहा है फील्ड डिवाइसेज, तो क्या है कि पीएलसी बता रहा है कि आप चलो, ठीक है, मोटर को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो हो सकता है आपका रिले वगैरह जला हुआ हो या फिर वायरिंग जला हुआ हो, तो उसको भी हम मल्टीमीटर से चेक करके सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। अगर जो भी जला हुआ है, जो भी ख़राब हुआ है, उसको हम लोग एक एक करके चेक करके और चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं स्लाइड क्या चीज़ है। तो हम लोग समझते हैं कि ट्रबल शूटिंग रिसोर्स इन पीएलसी सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ट्रबल शूटिंग करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्स दी हुई होती हैं पीएलसी सॉफ्टवेयर में। तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइक RX लॉजिक्स जो होता है, ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर आपका है। पीएलसी का जो लॉजिक है ना, लेटर डायग्राम वगैरह जो डेवलप करना है, तो सब के लिए यहाँ पे है ना, या फिर फंक्शनल डायग्राम जो होता है उसको डालने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो RS लॉजिक्स जो है वो अभी मॉडर्न में चल रहा है। TIA पोर्टल आपका समझ सकते हैं, ठीक है। GX वर्क्स जो होता है ये भी आपका मॉडर्न में है। तो ये सब प्रोवाइड करता है पावरफुल टूल्स लुक इनसाइड द ब्रेन ऑफ द पीएलसी के अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सारी चीज़ देखने के लिए लुक इनसाइड का जो है पावरफुल टूल्स देता है। बाकी अदर जो है
अधिक से अधिक जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें से कुछ चीज़ें दी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे कि गो ऑनलाइन मोड होता है एंड मॉनिटर मोड। इसमें से आपको डायरेक्ट विजुअल डिबगिंग करेगा, यानी कि जो पीएलसी में आपने पीडी डाल रखा है या फिर लैडर डायग्राम डाल रखा है, उसमें से आपको दिखाएगा कि पावर फ्लो हो रहा है। पावर फ्लो हो रहा है तो कहाँ पे ग्रीन कलर्स दिखाएगा आपको कि जहाँ पे लाइव है ना, वहाँ पे लाइव में ग्रीन कलर दिखाएगा कि यहाँ पे आपका लॉजिक जो है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है लॉजिक के तौर पे। और जहाँ पे नहीं हो रहा है फ्लो, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दिखाएगा, है ना, कि यहाँ पे लॉजिक का यानी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। ये जो है आपका प्राइमरी टूल होता है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर का ये प्राइमरी टूल होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं, गो ऑनलाइन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने जो बना रखा है सॉफ्टवेयर में लेड या फिर एफबीडी, उसी को आपको सिमुलेट करके दिखाया कि भाई यहाँ पे आपका दिक्कत हो रहा है। पहला चीज़ हो गया। सेकंड है कंट्रोलर फॉल्ट टेबल। एक कंट्रोलर का फॉल्ट टेबल आता है जो कि डायग्नोसिस बफर टाइप में रहता है। फॉल्ट टेबल में ये रहता है कि वो कैसे उसके अंदर दिखाता है, लॉग टेबल जो होता है, लॉग फाइल कि अंदर पीएलसी के अंदर मेमोरी में क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है। और स्पेसिफिक वहाँ पे दिया जाता है ताकि उस कोड को आप कहीं भी गूगल वगैरह में सर्च करके, ठीक है, कोड को या डिस्क्रिप्शन को सर्च करके वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कंट्रोल में फॉल्ट क्या हो रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल फॉल्ट टेबल हो गया। सेकंड है फोर्स टेबल। एक टेबल होता है जो कि फोर्स टेबल कहते हैं उसको, यानी कि आप फोर्सली ऑन ऑफ करवा सकते हैं, लाइक फेक सिग्नल की तरह उसको आप इनपुट या आउटपुट में सिग्नल आप उसका दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। क्यों होता है फोर्स टेबल? तो फोर्स टेबल इसलिए होता है ताकि अगर आप फेक इनपुट सिग्नल देते हैं तो उससे आपका पता चलता है कि भाई मेरा जो इनपुट में हम जो यहाँ पे बटन लगाए हुए हैं या फिर इनपुट जो दे रहे हैं वो कहीं वो डिवाइस ख़राब है या फिर क्या, ऐसा तो नहीं कि हमारा जो सिस्टम में हम बना रखे रंग वगैरह उसमें प्रॉब्लम है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हमें फोर्स टेबल बहुत काम के चीज़ में कि काम का चीज़ ये होता है हमारा, ठीक है। फोर्स टेबल हमें ये बहुत ही काम का चीज़ हमारे लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। एक सर्च टूल होता है, ठीक है, जिस तरह हमारा इधर सर्च बार करके यहाँ पे बनता है गूगल वगैरह में, तो सर्च टूल होता है। उसमें से आप सर्च कर सकते हैं जैसे कि एक नाम से कितने कॉल्स चल रहे हैं। जैसे कभी कभी डबल कॉल्स वाला सिस्टम आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप वहाँ पे फॉल्ट को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कॉइल है उसका डेस्टिनेशन या फिर नाम जो है वो एक ही है। ऐसा नहीं कि कहीं दो ठो इनपुट का जो है उसका नाम एक ही जैसा रखा गया है, दो ठो आउटपुट का नाम एक ही जैसा एड्रेस दिला गया है, तो उस चीज़ को क्रॉस रेफरेंस सर्च टूल जो होता है वो चेक करके बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेटस बिट। एवरी पीएलसी हैज़ अ स्पेशल मेमोरी बिट दैट कैन मेमोरी बिट्स दैट कैन रिपोर्ट हेल्थ, ठीक है। उसमें से स्पेशल बिट्स होते हैं, मेमोरी बिट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हेल्थ के बारे में उसका बताते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।